बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर में हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे सेनेट में एक बिल जनाब जो कि बिल है तरमीमी बिल 2023 और ये इंतखाबी एक्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पहले मौजू में इसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इसकी कुछ अहम शिक़ें हैं जिसके अंदर कुछ तरमीम की गई है। उसमें एक तो इलेक्शन कमीशन को मज़ीद बाइख्तियार बना दिया गया है और जमहूरी मुल्क का यकीनन तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन अब डेट भी दे सकता है और उस शेड्यूल दिए गए शेड्यूल के अंदर चेंज भी कर सकता है। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ी चेंज इसके अंदर की गई है कि कानून जो है पहले खामोश था ताहयात नाअहली के हवाले से, आइन भी खामोश था और यही वजह है कि जिसकी वजह से जो पाकिस्तान बार और फिर सुप्रीम कोर्ट बार है उसने ये मामला उठाया था और उन्होंने कहा था कि ना ये दस्तूर के मुताबिक है ना ये कानून के मुताबिक है। और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो एक केस था फैसल वावडा का, उसमें इस कानून को जो 62(1)(f) का कानून था इसे काला कानून करार दे चुके हैं। इसके साथ साथ मजीद आपको बताएं कि इसके अंदर कुछ तब्दीली की गई है और वो तब्दीली यह है कि जहां पे मुद्दत का तयन नहीं है वो अब 5 साल तसव्वुर की जाएगी और ये अब बिल जो है सेनेट से ये कौमी असम्बली में जा चुका है। इस पर बात करेंगे पहले मौजू में। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं, पैनलिस्ट से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। इस्लामाबाद स्टूडियोज में ही हमारा साथ दे रही हैं शनीला अमार साहिबा, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं आगा इकरार साहब और लाहौर स्टूडियो से हमारा साथ देंगे सज्जाद अनवर साहब। तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सर आपसे पहला सवाल होगा, सेनेट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली है, ताहयात नाअहली का बाब बंद हो गया है, क्या नवाज शरीफ की इंतखाबी अमल में शिरकत की राह अब हमवार होगी? देखें, जहाँ तक नाअहली का मामला है वो तो लगता है कि हल हो गया है, लेकिन जो अमली सियासत में हिस्सा लेने का और इंतखाब लड़ने का जो मामला है, जब तक एक जो सज़ा उनको दी गई थी जिसके बारे में अक्सर कानूनी माहिरीन कहते हैं कि ये भी उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो जब तक वो सज़ा उनकी ख़त्म नहीं होती जिसकी वजह से वो पैरोल पर थे जब उनको बाहर भेजा गया इलाज के लिए, तो वो जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक उनकी अमली सियासत में हिस्सा लेने की लिए जो माहौल है वो साजगार नहीं होगा। लेकिन जो नाअहली वाली जो बात है वो तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ख़ुद जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो भी ये कह चुके हैं कि ये जो ताहयात नाअहली है वो ज़ालमाना है, ठीक नहीं है। और वैसे भी दुनिया भर में जो सज़ा है उसके पीछे जो रूह होती है वो ये है कि आप किसी को सज़ा देते हैं इस्लाह के लिए। इसलिए अमेरिका में जो जेल हैं उनको जेल को करेक्शनल फैसिलिटी कहते हैं, इस्लाह करने की जो तनसीब है वो। तो मैं समझता हूँ कि उस हवाले से हालात जब वो आएंगे तो पहला उनका चैलेंज होगा कि जो उनको इंतकामी तौर पर गैर मुनसिफाना तरीके से सज़ा दी गई थी वो ख़त्म हो। बाकी नाअहली का मामला तो मेरे ख्याल में हल हो गया है। ठीक है शनीला अमार साहबा, क्या इस कानून के अंदर जो तरमीम की गई है इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? और दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि अगर चैलेंज किया जाता है तो जिस तरह के मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बताया कि चीफ जस्टिस साहब ने इसे खुद काला कानून करार दिया है और दूसरे 26 जुलाई 2022 को दोस्त मोहम्मद मज़ारी केस के अंदर उन्होंने कहा कि अगर कोई जज नादानिस्ता गलत तशरीह कर दे तो इसे दानिस्ता तौर पे ठीक भी किया जा सकता है। तो क्या फिर अदालत जो है इसे ठीक कर लेगी, तसव्वुर करेगी ठीक, और इस काले कानून को खत्म करने का मौका नहीं मिल गया? देखिए, पहले तो अदालत ने ये ज्यादती की थी जिस वक्त उन्होंने 61(f) की तशरीह करके एक सियासतदान को सारी जिंदगी के लिए सियासत से ही रोक दिया था। हालांकि ये काम अवाम का होना चाहिए। अगर ठीक है कि आपने कोई जुर्म किया है, उस जुर्म की आपको 5 साल के लिए सजा मिल गई, लेकिन उसके बाद उसको अवाम में जाना चाहिए कि वो अवाम में जाए, क्या अवाम ने उसकी सजा को कबूल किया है कि नहीं किया, ये उस पर छोड़ देना चाहिए। आप 2018 की उस बेंच की बात कर रहे हैं जो 5 रुकनी बेंच है, साकिब निसार साहब जो उस वक्त की मौजूदा
जस्टिस भी शामिल थे। देखिए हुआ ये था कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर 61F के तहत नाअहल किया गया था, तो उस वक्त एक रूमर फैलना शुरू हो गया था कि इस तशरीह ये नहीं हुई थी। कोई कहता था कि ये 5 साल का है, कोई कहता 10 साल का, कोई कहता ताहयात है। तो फिर उसी वक्त साकिब निसार, जिनके दौर को हम अदालती तारीख का स्याह तरीन दौर कहते हैं, जिन्होंने हमारे पाकिस्तान के जमहूरी निजाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो उन्होंने उस वक्त एक बेंच बनाया और उस बेंच ने खुद से ये तशरीह करके ये फैसला दे दिया कि जिसके तहत नाअहली जो है वो ताहयात होती है। अब बहुत अच्छी बात है और कि सेनेट ने ये तरमीम जो है वो कर दी है इलेक्शन एक्ट के अंदर। अब कौमी असम्बली से भी होगी, कानून बनेगा, कानून लाजमी चैलेंज होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे जो लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि इस कानून से मियां नवाज शरीफ साहब को फायदा हो और वो दोबारा सियासत के अंदर है। जहांगीर तरीन साहब भी तो हैं इसके अंदर, जहांगीर तरीन साहब है ना, लेकिन जहांगीर तरीन साहब खतरा नहीं है किसी के लिए ना, चौथी दफा उनका वजीर आजम बनने का भी दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। नजदीक, लेकिन अहल तो होंगे ना लड़ने के, इलेक्शन लड़ने के। देखिए वो तो होंगे ना, लेकिन इस वक्त अगर आप सियासी मंजरनामे पे देखें तो जो आपको सबसे कदावर शख्सियत नजर आ रही हो तो मियां नवाज शरीफ साहब की है, तो उन्हीं को रोकने की कोशिश की जाएगी, जिसके लिए सेनेट में एतराज भी इसी बात पे ये कानून चैलेंज होगा। लेकिन अगर जो बंदियाल साहब हैं उन्होंने बहुत दफा रिमार्क्स दिए हैं इसके बारे में, तो मेरा ख्याल है कि वो इसको नहीं उनको करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया हुआ है, तो चीज ये भी देखनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला भी रिवर्स करना पड़ेगा और जिस बेंच का है उससे बड़ा बेंच बनवा के इसको देखना होगा, या तो वो इसको एक्सेप्ट करेंगे या इसको रिवर्स करेंगे। लेकिन हमारा अपना ख्याल है, जो हम जैसे जमहूरी लोगों की सोच है वो यही है कि आप किसी सियासतदान को रोके मत, उस सियासतदान को सियासत करने दें, उसको रोकना सिर्फ अवाम का काम है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो ये ऑलरेडी कह चुकी है और उन्होंने एक जो है वो दरख्वास्त भी दायर कर रखी है इस हवाले से कि जो ताहयात नाअहली है पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, ना ये दस्तूर में है ना ये कानून में है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जिस लार्जर बेंच की तरफ शिंगला साहिबा ने इशारा किया, उन्होंने इसकी तशरीह की और गलत तशरीह की है। उनके मुताबिक ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। क्या अब ये हाई टाइम नहीं है कि उस दरख्वास्त को निपटा दिया जाए? देखिए, एक तो जो आपने शहनीला से सवाल पूछा कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं, चैलेंज तो किसी भी चीज़ को किया जा सकता है। और अब यहाँ ये भी नहीं है कि अगर हमारी पार्लियामान एक कानून साजी करती है तो क्या उसको भी चैलेंज किया जा सकता है या नहीं, वो भी हमने देखा कि यहाँ कानून साजी भी चैलेंज हुई। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एड्रेस होने चाहिए, ये नौबत ही ना आती इस कानून साजी की अगर सुप्रीम कोर्ट बार या जो जुडिशल रिव्यू के अंदर ये क्वेश्चन सोसाइटी में एड्रेस हो रहे हैं और इन सवालात के नतीजे में जो कानूनी और सियासी पेचीदगियाँ जन्म ले रही हैं। अदालत का काम आर्बिट्रेशन है और उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना भी है। अब आप ये देखें कि वजीर आज़म कौन होता है, वजीर आज़म अवाम का नुमाइंदा होता है, तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेके मियां नवाज शरीफ तक नाअहलियाँ, करप्शन, गद्दारी, ये सारे तमगे एक वजीर आज़म को ही मिलते हैं और बाकी लोग कानून से बालातर कहलाते हैं। अब आप देखें कि एक साबिक वजीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाअहल किया गया और एक साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को तहरीक इंसाफ की तरफ से मुबैना तौर पे करोड़ों रुपए रिश्वत लेने की इल्ज़ाम है, मैं ये कहता हूँ, उस इल्ज़ाम से भी इस्तिस्ना दिया गया रेलेवेंट फोरम में कि पार्लियामान की कमेटी के सामने वो पेश हो, अपनी सफाई दे कि ये मुझ पर इल्ज़ाम झूठा है या इसमें हकीकत है या नहीं है। उसको भी इस्तिस्ना कुछ फोरम्स में, हमारी आला अदलिया के फोरम्स में मिला। तो ये एक इंसाफ का जो दोहरा मेयार है, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर कड़ा तरीन एहतसाब है तो वो सियासतदानों का है, वो वज़ीर आज़म का है। नाअहलियाँ, जबरी बरतरफियाँ और गिरफ्तारियाँ और उनको की जलावतनियाँ और फांसियाँ उन्हीं के ज़िम्मे में आती। ये एक हॉट सीट है। हॉट सीट क्यों है कि जो बात शहनीला ने की कि अवाम ये फैसला करें कि किसने सियासत में करना है। जहाँ तक ये मैं कहूँगा, सोलंकी साहब ने कहा, अमली सियासत में वो अब भी हिस्सा ले रहे हैं और उन्हें चाहिए। सियासत का ये एक रुख है कि आप असम्बली में पहुँचें। सियासत असम्बली से बाहर भी बहुत बड़ी सियासत है, उसमें महात्मा गांधी से लेके और शख्सियात बहुत सी ऐसी हैं कि जो बाहर रह के उन्होंने सियासत को ऑर्गेनाइज किया। और मैं तो, मेरी राय में, उन्हें इलेक्शन से पहले आना चाहिए। इस वक्त उनकी अपनी हुकूमत है, वो जो भी उनको सज़ा है उसमें वो अपना डिफेंस करें और हुकूमत की जानिब से जो अटार्नी जनरल और जो लॉ डिपार्टमेंट है उसमें इंसाफ पर मबनी जो उनके साथ ज्यादती हुई हैं उसके इजाले की जो है अभी से
एक सारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। इंतखाबी मैदान सजे तो उसके अंदर बड़े खिलाड़ी जो हैं, किसी को भी हम उसे आउट रखेंगे तो ये 5 साल बाद इंतखाबात होते हैं। 2018 के इंतखाबात में हमने देखा कि उस वक्त भी एक अमल था और वो बाहर से आए और यहाँ उनके त्यारे को घेरा हुआ था और बाप बेटी को जेल में ले जाया गया। तो क्या जो आइंदा इंतखाबात होंगे उसमें भी इन कौमी सतह के सियासतदानों को अगर बाहर रखा गया तो फिर ये इंतखाबी निज़ाम की शफाफियत पे भी बहुत बड़ा सवाल होगा। नहीं, एक बात ये कि जो 62 और 63 आर्टिकल्स ये एक आमिर ने जो है आइन में जो थे शामिल करवाए थे। दूसरी बात ये है कि जो सादिक और अमीन हम कहते हैं उस लेवल के ऊपर कोई आम इंसान नहीं जा सकता। ये जो लक़ब है ये सजते ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। आप इंसानों को उस म्यार पे क्यों परखना शुरू कर रहे हैं? आर्टिकल 62(1)(f) के तहत पार्लियामेंट का रुकन बनने की ख्वाहिशमंद शख्स के लिए लाजिम है कि वो समझदार हो, पारसा हो, ईमानदार हो और किसी अदालत का फैसला उसके खिलाफ ना आया हो। ये डेफिनेशन है जी इसकी। आगा साहब आपकी तरफ आते हैं, ये फरमाइएगा, लोकल गवर्नमेंट में ओहदा, उसके बाद वजीर खजाना पंजाब के, फिर वजीर आला पंजाब रहे, फिर उसके बाद 3 बार वजीर आजम रहे। ये जो ताहयात नाहली हुई है, जो उनका इतना एक्सपीरियंस था एक ममलिकत को चलाने का, नुकसान किसका हुआ है ज्यादा, पाकिस्तान का हुआ है या उनका शख्सी हुआ है? बहुत प्यारा सवाल किया आपने जवाब साहब। इसका ज्यादा तो लंबा जवाब मैं ना ही दूं तो हम सबके लिए बेहतर है। पाकिस्तान की तारीख है कि जब भी कोई पॉलिटिशियन मैच्योर होता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो। जब बेनज़ीर साहिबा वापस आई थी और उन्हें इस तरह हाथ उठा के दुआ की थी आसमान की तरफ देख के, तो बड़े बड़े लोगों की चीखें निकल गई थी, आंसू आ गए थे कि ये खातून जो अब आई हैं इतनी मेच्योर खातून है, ये पाकिस्तान की मां वापस आई है। खत्म कर दी गई। अगले 2 महीनों में शी वॉज एलिमिनेटेड। जो नवाज शरीफ साहब थे वो जैसे जैसे मेच्योर होते गए, जैसे मेच्योर हुए उन्हें एलिमिनेट किया, फिर मेच्योर हुए फिर एलिमिनेट किया, फिर मेच्योर हुए फिर एलिमिनेट किया। तो पाकिस्तान की तो डिजाइन ऐसा है कि मेच्योर ऐसा पॉलिटिशियन जो इस मुल्क के लिए कुछ कर सके उसको तो गायब कर देना है, सिस्टम से निकाल के बाहर फेंक देना है। नुकसान किसका होता है? पाकिस्तान का होता है। क्या फर्क पड़ता है लोगों को जो ये सब कुछ करते हैं? वो एक और तजर्बा करके ले आएंगे, वो कहेंगे नहीं एक चीज प्रोडक्ट हम और लेकर आए हैं, ये इसको हमने चेक कर लें। तो तजर्बों के मुताबिक हो सकते हैं हम। अब तो उनको सोचना चाहिए। एक बात कहूंगा कि शरीफ साहिबा ने जो भी कही उसको लेकर आगे बढ़ूंगा। शेख साहिबा ने कहा कि ये जो आर्टिकल 62, 63 है ये एक आमिर ने इंक्लूड किया था। मैं याद करना चाहता हूं हम सब दोस्तों को कि उस आमिर ने बहुत सारे आर्टिकल और इंक्लूड किए हैं। 37 साल गुजर गए हैं, कमजोर है, सही है, ताकतवर है, लेकिन जमहूरियत रही है उसके बाद भी। चले मुशर्रफ का निकाल दे टेन्योर, फिर ऐसे कह लें कि चले 26 साल 27 साल गुजर गए हैं। क्यों नहीं निकालते हैं पॉलिटिशियन उन तमाम क्लॉजेस को, जिसमें वो क्लॉज भी शामिल है, इसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, जिसमें 2 अपना चीजों के बारे में हमें बात ही नहीं कर सकते हम, हमारे जिप लगा दी गई। फिर एक अजीब क्लॉज डाल दी गई कि आप किसी 2 ममालिक के खिलाफ कोई खबर नहीं दे सकते हैं। कौन थे 2 ममालिक? वो 2 ममालिक की लिस्ट किसी के पास नहीं है। लाख दफा मांग चुके हैं कि सर वो 2 ममालिक की लिस्ट दे दें, नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आपने सहाफत करनी है तो 2 ममालिक के खिलाफ नहीं लिख रहे। वो 2 ममालिक कौन है वो सिर्फ हमें पता है। ये चीजें क्यों नहीं खत्म की है पॉलिटिशियन ने? क्यों बात 26 साल हो गए हैं, क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने अंदर अपना कातिल लिए फिरता है? क्यों सारते बार बार ये कह रहा था कि जमहूरियत का सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि वो अपना कातिल अपने लिए फिरती है। हमारे यहां तो अपने आइन हमारा अपने अंदर अपना कातिल लिए फिरता है। क्यों नहीं आइन को ठीक किया जाता है? क्यों ये क्लॉजेस नहीं निकाल दी जाती हैं? मैं आज भी आपको कहता हूं 18वीं तरमीम में बहुत गलत और क्लॉजेस बीच में आ चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इतना बड़ा हमने क्राइसिस देखा अमीर हुसैन वाला अपना, जब वो स्पीकर थे, जब उसने एक झटके में 85 लोगों की गैर मौजूदगी उम्र बंदे को प्रेसिडेंट बना दिया था। हमने बयान दिए, पॉलिटिशियंस ने कस्में खाई कि हम इसको देखेंगे, स्पीकर को बहुत ज्यादा ताकत मिली हुई है। क्या हुआ? उसके बाद वही हरकत फिर आके पीटीआई के स्पीकर ने की। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं नहीं, मेरे से मुराद मैं नहीं, पॉलिटिशियन सारे। आपका पॉइंट आ गया सर। मुझे सजाद साहब की तरफ बढ़ना है। सजाद साहब ये फरमाइएगा, सीपैक, एफटीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सिंगल डिजिट पे इन्फ्लेशन,
जो स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट है वो भी सिंगल डिजिट पे, पीएसडीपी 1 ट्रिलियन। 2017 का ये माशी मंजरनामा था जो हमारे सामने था। फिर एक पॉलिटिशियन को हटा दिया जाता है, उसके बाद फिर मुल्क जिस जगह पे जाता है वो सबके सामने है। नवाज शरीफ साहब और उनके इस वक्त चाहने वाले ये सवाल करते हैं कि जब भी वो मुल्क डगर पे आता है तो फिर उनको हटा क्यों दिया जाता है। तो किस हद तक ये जरूरी है यकीन दहानी करानी उन तमाम पॉलिटिशियंस को जो मुल्क के इस पॉलिटिकल एरिना में वापस आना चाहते हैं कि आप अपनी बसात के मुताबिक मईशत को भी ठीक करें, मुल्क को भी ठीक करें, हम आपको फुल सपोर्ट देंगे। कॉन्फिडेंस बहाल करना कितना जरूरी है? यासर, बात यह है कि जो सियासी डिस्टेबलाइजेशन होती है ना, वो किसी भी इकॉनमी को बर्बाद करके रख देती है। और लेकिन जो पाकिस्तान का जो प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है वो है मुंतखब अदारों और मुंतखब लोगों का गैर मुंतखब अदारों और गैर मुंतखब लोगों के साथ। ये एक प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का। आपने देखा मार्शल लॉ डायरेक्ट भी लगता था, आपने देखा 58(2)B इस्तेमाल होती थी, पार्लियामेंट ने करेक्शंस की, मार्शल लॉ का रास्ता रोका, 58(2)B का रास्ता रोका, लेकिन उन्होंने एक इनोवेशन करके अदालत के ज़रिए जब यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया तो वो जुडिशल मार्शल लॉ था और उसी का शिकार मियां नवाज शरीफ हुए बाद में। और आज भी हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त की जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें पार्लियामेंट का मुकाबला सुप्रीम कोर्ट के साथ बराह रास्त है। वहाँ से लेजिस्लेशन होती है, वहाँ उसको दूसरी साइड पे उसको चैलेंज कर दिया जाता है। और आप देखेंगे कितनी पिटिशंस जो है ये पिछली जो 2-3 लेजिस्लेशन हुई हैं वो रुकी पड़ी। अब जो भी है, अगर डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं उनको एक मौका मिल रहा है इस ट्रांजिशन में, ये जो मौजूदा ट्रांजिशन जारी है, तो इनको आगे जाकर नई लेजिस्लेशंस करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार जो है वो बेशक आइनी तरामीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार भी तय करना पड़ेगा, पार्लियामेंट का दायरा इख्तियार भी तय करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट में एक वज़ीर आज़म को अगर पार्लियामेंट चुनती है और पाकिस्तान के अवाम चुनते हैं तो उस वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट के ज़रिए ही हटाया जाना चाहिए और कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर उस पार्लियामेंट को कोई वज़ीर आज़म तोड़ के अवाम के पास जाता है तो फिर अवाम ने फैसला करना है। ये जो गैर मुंतखब अदारे हैं, ये जो तनख्वाहदार अदारे हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जब तक फैसला करते रहेंगे, ना आपकी जीडीपी आपकी बेहतर हो सकेगी, ना इकॉनमी बेहतर हो सकेगी, ना स्टेबलाइजेशन आएगी मुल्क में, और ना ही ये जो अफरा तफरी है, बदतमीज़ी है, और नए अगर हाँ नए तजर्बे होंगे अलबत्ता, जैसा पीटीआई का हुआ, जैसा एमक्यूएम का हुआ, जैसा तालिबान का हुआ, उस तरह के नए तजर्बे होंगे तो मुल्क का तो कोई फ्यूचर नहीं होगा। मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत में है, मुल्क का मुस्तकबिल पार्लियामेंट में है, मुल्क का मुस्तकबिल मुंतखब अदारों के पास है। अगर 5-5 साल की जो पिछली ट्रांजिशन दो गवर्नमेंट्स की, अगर वो आपका पॉइंट आ गया आगे साहब, पॉसिबल हो सके, ठीक है, तो तभी सर आपका पॉइंट आ गया। मुझे क्विकली ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मौजू को भी इसमें शामिल करेंगे जो इकोनॉमी के हवाले से साथ रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक जी। इससे पहले हम दूसरे मौजू की जानिब जाएं। कुछ दिन पहले जो है मुर्तज़ा सोलंकी साहब की मुलाकात हुई है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब से। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, एक सवाल जो है वो तकरीबन सारे पाकिस्तानी पूछते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब कब वापस आएंगे, कितनी जल्दी वापस आएंगे, क्या वो इलेक्शन कैंपेन को खुद लीड करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम लीग नून को इस वक्त किसी की ज़रूरत है तो वो मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज़ शरीफ की। तो आप बताइए सर, आपकी मुलाकात कैसी रही और वापस कब आएंगे? मुलाकात तो बहुत अच्छी रही, बड़ी तफसीली मुलाकात थी, लेकिन जो बात उन्होंने मुझे कही बराह रास्त वो ये थी कि जब इलेक्शन होंगे तो उनकी अपनी जमात की जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी क़यादत वो ख़ुद करेंगे। जो मेरी समझ बूझ है वो ये है कि इसी साल मेरा ख़्याल है कि जब मौजूदा हुकूमत कौमी असम्बली तहलील होने के बाद ख़त्म होगी और निगरान हुकूमत होगी, उस वक्त वो तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन उससे पहले शायद वो तशरीफ़ ना लाएं। यानी आप कह रहे हैं कि टाइम लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई सितंबर अक्टूबर का डेट, कोई टाइम? हाँ, सितंबर के अवाखिर या अक्टूबर के बाद किसी वक्त वो उनके आने के इम्कानात हैं। और जब वो आएंगे तो मेरे ख़्याल में जो कानूनी उनकी जो मुश्किलात हैं उस सिलसिले में भी कुछ पेशरफ्त होगी, उसके बाद ही वो तशरीफ़ लाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अब हमें बढ़ना है दूसरे मौजू की जानिब। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे पाकिस्तान को इस वक्त जो दरपेश माशी मुश्किलात हैं उस हवाले से। IMF और इस वक्त हुकूमत की जो है वो सीइंग सख्ती के साथ जो है जनाब फंसे हुए हैं आपस में। और हुकूमत जनवरी से ऑनवर्ड ये भरपूर कोशिशें कर रही है कि IMF जो शराइत हुकूमत के ऊपर लगाती है कि आप सेल्स टैक्स बढ़ाएं, आप जो है वो बिजली के टैरिफ पे इंक्रीज़ करें, आप जो है वो जो डीज़ल की प्राइसेस हैं उसके अंदर, पेट्रोलियम प्राइसेस हैं लेवी के अंदर आप इंक्रीज़ करें। हुकूमत ने सारे हरबे इस्तेमाल करके देख लिए। उसके बाद ये कहा गया कि आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इशूज़ हैं, आप बाहर से जो आपके दोस्त ममालिक हैं उनसे इंश्योरेंसेज लेकर आएँ। पहले कभी ऐसे नहीं हुआ, उन ममालिक ने इंश्योरेंसेज भी दी। फिर कहा गया कि आपके $2 बिलियन के अभी भी डेफिसिट आ रहा है, इसके बारे में भी आप हमें इंश्योरेंसेज दें। अब मामला जो है अब किसी हद तक वो भी बढ़ा कि अब $1 बिलियन जो है वो चीन से भी पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं किसी हद तक उनको कुछ सहारा मिला है। लेकिन उसके साथ साथ अब मामला ये हैं कि जैसे ही बजट पेश हुआ उनके नए एतराज़ात सामने आना शुरू हो गए हैं। एतराज़ क्या उठाया जनाब? उन्होंने कहा कि तजवीज़ करदा जो टैक्स एमनेस्टी है वो नुकसानदेह है। दूसरा एतराज़ क्या है कि टैक्स निज़ाम को फैलाने का मौका इसमें ज़ाया कर दिया गया है। तीसरा एतराज़ है कि तवानाई के शोबे की जो लिक्विडिटी क्रंच है उसको कम करने के लिए इक़दामात नहीं किए गए। इसहाक डार साहब ने कहा कि असल में IMF ये चाहता है कि हम श्रीलंका की तरह हो जाएं और उसके बाद बैठकर हमारे साथ ये बात करेंगे। अब ये जो मामलात है कहाँ जा रहे हैं? मूडीज जो है और ख़ास तौर पे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं पाकिस्तान की जो रिस्क रेटिंग है उसको दिन ब दिन इंक्रीज कर रही है। क्या हम वाकई डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से दो चार हैं
इससे ज़रा हम बात करेंगे। मुझे सोलंकी साहब, सर आपसे पहला सवाल होगा, ये फरमाइएगा कि चीन की जानिब से कर्जे की फराहमी, IMF से मामला ताहाल तय ना पा सके, हुकूमत एतराज़ात दूर करने के लिए पुरज़्म, क्या एतराज़ात दूर हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत के इख्तिताम से पहले IMF के साथ जो हमारे मसाइल चल रहे हैं वो तय हों। हालांकि कोशिश हो रही है। कल भी वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि जो IMF के जो मारूज़ात हैं और जो एतराज़ात हैं, हम उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले डार साहब ने बहुत एक सख्त बयान दिया था। तो ऐसा लगता है कि कोशिश तो जारी है कि जो नवा जो रिव्यू है वो मुकम्मल किया जाए, लेकिन उसमें वक्त जो है वो बहुत कम है, क्योंकि 30 जून जो है वो एक डेडलाइन है। तो कोशिश तो हो रही है, और जो $1 अरब जो चीन से आए हैं उनसे मदद ज़रूर मिली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि IMF के प्रोग्राम में हम रहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद जब निगरान हुकूमत आएगी उस वक्त ये जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब हों, और कुछ जो सख्त शराइत जो कि IMF जिन पे ज़ोर डाल रहा है वो उस वक्त हों। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रोशन इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि मौजूदा हुकूमत के इख्तिताम से पहले, जो कि आपके इल्म में है कि 12-13 अगस्त तक कौमी असम्बली है, तो उस वक्त तक हुकूमत है मौजूदा। उससे पहले मुझे इसके इम्कानात ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इस इम्कान को बिल्कुल नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। आप कह रहे हैं कि 30 से पहले उम्मीद है कि कुछ हो जाए, अगर नहीं होता तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर बात आ जाएगी। और फिर सर ये बताएं कि इंटरिम गवर्नमेंट के साथ किस हद तक एक एट ईज़ होगा IMF, क्योंकि हम माजी में हमने ये देखा कि वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि जब भी एक प्रॉपर गवर्नमेंट 5 ईयर्स के लिए आएगी हम उससे बात करेंगे, फिर हम आपसे बात नहीं करेंगे, जो माजी की इंटरिम सेटअप्स थे। क्या इस इंटरिम सेटअप को वो वक़्त मिलेगी कि इस प्रोग्राम को या नेक्स्ट प्रोग्राम के हवाले से कोई नेगोशिएशन कर सकें? देखें, इलेक्शन के बाद जो मौजूद जो सियासी जमातें हैं उन्हीं में से किसी ने हुकूमत बनानी है। तो इससे पहले भी इस तरह के माजी की मिसालें मौजूद हैं। अगर जो अहम जो काबिल ज़िक्र जो सियासी जमातें हैं वो IMF को एक अंडरस्टैंडिंग देती हैं कि हम IMF प्रोग्राम में रहेंगे, और जिन चीज़ों पे निगरान हुकूमत इत्तफाक कर रही है हम उन पर अमल दरामद करेंगे, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है शरीला साहिबा, अगर ये जायज़ा मुकम्मल नहीं हो पाता, डेडलाइन हम मीट नहीं कर पाते, इनकी जो शराइत हैं वो पूरी नहीं कर पाते, तो फिर पाकिस्तान की मईशत पर मज़ीद क्या असरात मरतब होंगे? देखें, अभी तक जब इसहाक डार साहब आए थे, उन्होंने चार्ज संभाला था, तो उस वक्त से ही हम यही सुन रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक मामला सारे जो हैं वो ठीक जा रहे हैं। ये है मसला कि हमारे ज़र मुबादला के ज़ाहिर बहुत कम है, उसकी वजह से हमारी दरामदात रुकी हुई है। अभी तक कंटेनर फंसे हुए हैं। अभी भी जो ताजरान थे उन्होंने जाके यही शिकायत की कि 11,000 के करीब जो कंटेनर वो फंसे हुए हैं उनको क्लियर करवाना है। देखिए, जो इसहाक डार साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि 30 साल में ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि IMF इतना ज़्यादा जो है वो शराइत लगा रही हो और हर चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा एतराज़ कर रही हो। जब उनका पहले जो जब नौमा जायज़ा ले रहे थे, मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उस वक्त उनका था 6 अरब की आपने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का डॉलर का हमें बताना है, $6 अरब। इन्होंने $2 अरब सऊदी अरब से, $1 अरब UAE ने उन्होंने उनको श्योरिटी दे दी। तो जो हुकूमत थी उनकी कैलकुलेशन ये थी इसहाक डार साहब की कि $1.2 अरब तो आप भी देंगे, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भी हमें देना, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी देना है, तो हमारा वो पूरा हो जाएगा। लेकिन IMF का ये था कि नहीं, पहले आप हमें सारा वो पूरा करके दिखा दें। अभी भी जो चाइना है उनको ये जो कर्जा हमें वापस है, ये कमर्शियल कर्जा था और हमने स्केड्यूल से पहले उनको वापस कर दिया था ताकि जून के एंड से पहले वो हमें वापस दे दे। तो अब उन्होंने वो $1 अरब फिर हमें वापस दे दिया है, और शायद जून के एंड से पहले तक $300 मिलियन भी या कुछ जो उनका पहले जो कर्जा वो भी रोल ओवर होने का चांसेस ज़्यादा है। और जो शराइत देखिए, अब जो हुकूमत है, वज़ीर आज़म ने इतनी दफ़ा इंटरवीन किया है, ख़ुद उनके MD के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो मसले बन रहे हैं। इंटरेस्ट रेट के ऊपर है, अब इंटरेस्ट रेट 21 पे आपका पहुंच चुका है, वो मजीद कह रहे हैं कि तो चले मेरा ज़िमनी सवाल भी यहाँ पे आप ले लें क्योंकि वक्त है हमारे पास। ये बताइएगा कि अगर ये सारे एतराज़ मान लिए जाते हैं
तो फिर हमारी महंगाई कहाँ पे खड़ी होगी, फिर हमारी मईशत कहाँ पे जाएगी, फिर एक आम आदमी क्या फिर वो गुजारा कर सकेगा उस तनख्वाह में, इवन कि उसकी तनख्वाह अगर 30 से 35% भी बढ़ा दी गई है, यानी जो सरकारी मुलाजिम। देखिए, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं ना महंगाई को कम करने के लिए, ताकि ग्रोथ आपकी माशी रुके, और आपकी कम हो, क्या हुई है? नहीं हुई है। आपकी आज भी जो महंगाई है इस महीने 38% पे जाके पहुंच गई है। इंटरेस्ट रेट अगर आपका बढ़ता है, डॉलर को कह रहे हैं मार्केट रेट के ऊपर छोड़ दे, 295 का हो चुका हुआ है ऊपर मार्केट में, मजीद छोड़ के आप उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसके बाद आपकी जो चीज़ों पे उस पर इफेक्ट कितना पड़ेगा। जो पेट्रोल बाहर से आएगा उसको जब डॉलर के साथ कन्वर्ट करके आप जो एक्सचेंज रेट बनेगा उसके बाद पेट्रोल की प्राइस जो है वो कहाँ पे जाएगी। कुछ चीज़ें जो हैं वो IMF जो है वो जियोपॉलिटिकल भी है, क्योंकि चाइना के साथ उनका ये मसला है कि चाइना के साथ जो आपके कर्जे हैं उनको आप दोबारा से देखें। उसके अलावा उनका ये भी है कि जो आपकी IPPs के साथ आपके जो माहिदे हैं उनको भी आप दोबारा से देखें। तो बहुत सी चीज़ें जो वो सियासी भी हैं, क्योंकि IMF के ऊपर अमेरिका का, इंडिया का, इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सख्त फैसले बहुत ज़्यादा इस हुकूमत ने ले लिए हुए हैं, उसकी वजह से उनका जो सियासी वो भी दाव पे लगा हुआ है सारा उनका। उसके बावजूद IMF जो है उसके एतराज़ात, जो पिछली दफ़ा आपने मुहावरा बोला था आटा गूंदी हिलदी क्यों, वही मसला बना। तो मुझे तो नहीं नज़र आता कि इस हुकूमत के होते हुए, जब बार बार वज़ीर आज़म भी उनको फ़ोन कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप अपना जायज़ा मुकम्मल करें, फिर जो 9वां जायज़ा तो उसके अंदर बजट की तो कहीं भी बात ही नहीं थी, लेकिन इन्होंने फिर भी बजट जो था उनके साथ शेयर किया, और अब वो बजट के ऊपर एतराज़ात शुरू हो गए हैं। 30 जून से पहले आपने बजट पास भी करवाना है, अगर आप बजट नहीं पास करवाएंगे तो आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं हुकूमत के लिए, और IMF जो है वो उन मसाइल को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है और ना वो रियायत देने की कोशिश कर रहा है। सो मैं भी मुर्तज़ा सोलंकी साहब के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि IMF से कोई रिलीफ मिलेगा इस हुकूमत को। तो डॉक्टर साहब फिर हालात किधर जाएंगे? हमारा तो मसला बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का है, बहुत ज़्यादा शदीद नौयत का है, क्योंकि देखें जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त वो भी 27-28 अरब डॉलर्स तक पूरे साल की रही हैं। ये फॉरेन रेमिटेंसेस के बारे में कहा जा रहा है वो भी तकरीबन इतनी अमाउंट की रही हैं। तो 6 से 7 अरब डॉलर जो है ऑलरेडी हम डेफिसिट में चल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ये मज़ीद हमारा जो अगर गैप बढ़ता है तो फिर हम अपनी जो रीपेमेंट्स नेक्स्ट ईयर में करनी है 22 से 25 अरब डॉलर्स फिर कहाँ से करेंगे? एक तो ये कि अगर हम ये तस्लीम कर लें कि हमारी IMF के साथ डील नहीं होगी और फिर मुतबादिल इकनॉमिक रिफॉर्म का एजेंडा ले आए, हमें इंतज़ार किस चीज़ का है? ये जो शवायद नज़र आ रहे हैं जो तफसील से सर, अब रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं? तो रिफॉर्म ऐसे कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो साइज़ है 50% कम कर दें और इन्वेस्टमेंट में ब्यूरोक्रेसी का रोल टाइम नहीं है ना आपके पास, जो गवर्नमेंट टाइम कितना है? देखें अभी से शुरू कर दें, हमेशा देर कर देता हूं। ये इस हुकूमत का नहीं, ये रियासत को ये सवाल सोचने होंगे। इसमें मैं ऐड कर दूं, इसहाक डार साहब जो कह रहे हैं कि हमारे 2 असासे ही इतने ज्यादा, एक कोई गैस पाइपलाइन की वो बात करते हैं कि जी वो अरबों डॉलर्स उसके आएंगे, रिकॉर्डिक के ऊपर बात करते हैं कि 26,000 अरब डॉलर उससे हम कमा सकते हैं। तो ये काम हो क्यों नहीं रहे हैं? इसको पाइपलाइन में लाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि 20 दफ़ा हम IMF के पास जा चुके हैं। 90s में भी वो यही कर रहे थे कि आप टैक्स वाइड करें, ये करें, और हम ये नहीं करते थे, वो हमें फिर भी पैसे दे देते थे। क्यों देते थे? जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस हैं। अब वो बदल गई हैं, तो हमारी ये इस हुकूमत को नहीं, रियासत को सोचना चाहिए कि गैर पैदावारी अखराजात कम करें, साइज़ ऑफ गवर्नमेंट कम करें, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली यहाँ कवानीन लाएँ, पॉलिसीज लाएं। सर अभी तो हमें फिल जो है अपने एक्सटर्नल डेट्स को रिटायर करना है। उसकी वजह से आप देख लें कि 7 ट्रिलियन रुपीस हमने 7.3 ट्रिलियन बजट में रखे हैं। किसके लिए? सिर्फ सूद को पे करने के लिए। तो उसका एक सीधा सा तरीका है कि आपके स्टूडियो के बाहर जो सरकारी अफसरान के सुपर मार्केट के सामने घर हैं वो जगह खरबों रुपए की है, और हम एक सरकारी मुलाजिम को, डॉक्टर नदीमुल हक जो पाइड के इस वक्त वाइस चांसलर हैं, वो डिटेल से मोनेटाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की रिहाइश पे दे सकें, उससे पाकिस्तान खरबों रुपए उसमें बचत कर सकता है हर साल। इस जो प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई, बहुत अच्छी बनाई ऑस्टेरिटी की, वो 1-2 दिन खबर आई, उनकी तजावीज़ कहाँ हैं? क्यों नहीं उस पर अमल होता? क्यों हम अभी तक सरकारी वसाइल जो हैं उनकी बंदर बांट ब्यूरोक्रेसी को, इन बासर लोगों को उसमें कर रहे हैं? तो ये ऑस्टेरिटी मेजर्स कर रहे हैं। सोलंकी साहब बड़ी तफसील से बता चुके हैं
कि 18वीं तरमीम के बाद, डेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे ऐसे महकमे डिपार्टमेंट हैं जो सूबाई सतह पे हैं और वफाकी सतह पे ख़त्म नहीं हुए। तो ये मेरी मुराद ये है कि हालात जैसे भी हों, जो अब रिफॉर्म श्रीलंका कर रहा है, और उसकी गलती क्या है श्रीलंका की कि उन्होंने इंतज़ार किया कि हम डिफ़ॉल्ट तक पहुँचें और फिर करें, तो हमें वो पहले करने चाहिए ना, वो पहले हम तो तैयार हैं, अब IMF तैयार नहीं है ना, वो कहते हम वो किस बार चीज़ बार का जो है? है वो तो आपके ऊपर एक कंडीशन पे इक्तफा ही नहीं करते, वो कंडीशंस आप पूरी करते हैं, वो कहते हैं जी ये भी पूरी करके ले आए, ये भी पूरी करके ले आए। अब सिचुएशन ये है, मैं आपकी इजाजत से आगा साहब को इसमें इन्वॉल्व करता हूं। आगा साहब ये फरमाइएगा, ये मसला वाकई टेक्निकल है, जैसे कि हुकूमत भी शुरू में बात करती रही कि टेक्निकल इश्यूज हैं हमारे IMF के साथ, या ये जियोपॉलिटिकल है जिसकी तरफ शरीला साहिबा ने इशारा किया, और हमें उस बात की सजा दी जा रही है जो कुछ अर्सा पहले एक अमरीकी ओहदेदार ने एक बात कही थी कि ये जो पाकिस्तान IMF से या दूसरे इंटरनेशनल मॉनेटरी जो बॉडीज हैं उनसे जो लोन लेता है वो लेकर चाइना को पे करता है, तो असल प्रॉब्लम वो नहीं है क्या? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, एक प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कई है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के तमाम अखबार खबर लगा रहे थे कि कल ही मुआहदा हो जाएगा, मैं कह रहा था मुआहदा नहीं होगा, याद है आपको? क्योंकि चीजों को मैं कभी माइक्रो लेवल पे नहीं देखता हूं, मैं मैक्रो लेवल पे देखता हूं। ये मुआहदा होना बहुत मुश्किल है, मुश्किल में डाल देते हैं आगा साहब, आप इतनी चीजें याद रखना जी। अगर आप मेरे पास टाइम हो और अगर आप मुझे ना टोके तो मुझे 3 मिनट दे दीजिएगा जी, 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लें आप। पहली बात यह है कि ये एक जियो स्ट्रेटेजिक मूव है, एक जियो पोलिटिकल इशू है, वो आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। कम वक्त में उसकी कोशिश है कि आपके हाथ इतने ट्विस्ट किए जाए, इतने ट्विस्ट किए जाए, इतने ट्विस्ट किए कि आप हाथ जोड़ दें कि जनाब चाइना को हम अपने एक जगह पे रखते हैं लेकिन हम आपके आगे झुकते हैं। पाकिस्तान तैयार नहीं है, सिंपल सी बात है। वो ऐसी सी बातें आपसे मनवाना चाह रहे हैं जो कि पूरे के पूरे रूल ऑफ गेम में नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात है, 3 सवाल IMF आपसे कर रहा है पिछले 25 सालों से कि क्या यह रियासत पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट के इंप्लॉइज हैं उनके लिए है, कि कुछ आपके पास कमाए ना कमाए आपने 25 से 35% हर अपना बजट में उनकी आपने सैलरी बढ़ा देनी होती है। ये 25 साल से ये सवाल कर रहा है IMF। क्या जवाब दिया आपने? ऑस्टेरिटी कैंपेन की भी बात की, सारे यहां पे हम बातें करते थे, ऑस्टेरिटी कैंपेन किधर गई? सर एक ग्रेड 20 का अफसर आपको 7 लाख रुपए का पड़ रहा है। जब वो रिटायर्ड होता है तो 3 लाख रुपए पेंशन लेता है। नॉर्मली उम्र उसकी 70 से 75 साल होती है, 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होता है। 15 साल वो 3 लाख रुपए के हिसाब से घर बैठे लेता है। ये सवाल IMF आपसे बार बार कर रहे हैं कि आप ये बताएं कि क्या सिर्फ पाकिस्तान में जो ह्यूमंस हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं? आपने 25 साल का जवाब नहीं दिया उनको ये, ठीक है। अच्छा, आप करते हैं वो क्या है, कभी आपको फौज के पीछे लगा देंगे, ओहो देखिए जी डिफेंस बजट हमारा बहुत ज्यादा है। भाई डिफेंस बजट तो के बगैर तो दुनिया रहती नहीं जिंदा। आप कभी बात सुनिए किसी अखबार में, किसी डिस्कशन में कि हमारी ब्यूरोक्रेसी की क्या वॉल्यूम है, वो हमारा उसका क्या साइज है और हमें वो कितने की पड़ती है? कभी वो आपको फौज के पीछे लगा देंगे, कभी वो पॉलिटिशियन के खर्चे के पीछे लगा देंगे। अखबार में खबरें आना शुरू हो जाएगी कि नेशनल असेंबली का एक दिन का खर्चा इतना है और एक बिल इतना का पड़ता है। कभी आपने पूछा कि सेक्शन ऑफिसर कितने का पड़ता है, मुझे सेक्रेटरी कितने का पड़ता है, रिटायर्ड होने के बाद कितने का पड़ता है? सर ऐसे ना करें, ठीक है। IMF पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। मुझे सोलंकी साहब ये फरमाइएगा, प्लान बी के हवाले से गवर्नमेंट ने बात की कि हमारे पास प्लान बी भी है। प्लान बी अब क्या हो सकता है? प्लान बी तो IMF की गैर मौजूदगी में यही हो सकता है कि जो कुछ दोस्त ममालिक जो हैं वो आपकी मदद करें। लेकिन जो बुनियादी जो मसला है पाकिस्तान का वो तो यही है कि जो डिविजिबल पूल है, इस दफ़ा के बजट को आप देख लें, डिविजिबल पूल में सूबों को पैसा देने के बाद आपके पास कोई 7,000 अरब के करीब बचते हैं, जबकि आपका खर्चा जो है वो 14,000 अरब है। तो आप ये चल नहीं सकता। आप ये देखें, अभी एक कमीशन बना था अशफाक तोला कमीशन जी, उसकी रिपोर्ट यह है कि जो 75% जो इनकम टैक्स है पाकिस्तान में
वो 13,958 टैक्स पेयर्स देते हैं माय गॉड 23 करोड़ के मुल्क में, जो कि आपकी टोटल जो टैक्स फाइलर हैं, जो टैक्स फाइल करते हैं, उनका 0.39% है, आधा फीसद भी नहीं है। जबकि इंडिया में 22% लोग जो है वो 75% इनकम टैक्स देते हैं। तो जब तक आप अपने जो टैक्स का निज़ाम है उसको ठीक नहीं करते, आप अपनी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो नहीं करते, वो ठीक है कि जी आपने कुछ गैर ज़रूरी वजारतें 15 के करीब जो डिवॉल्व की गई थी सूबों को, वो नए नामों के साथ रख ली हैं, ठीक। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इतना नहीं है जितना कि कर्ज और उसके सूद की में अदायगी के आप लिए। अदायगी करते हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं है जब तक आप अपने टैक्स के निज़ाम को ठीक नहीं करते, जब अपनी जो बीमार सनतें हैं उनको ख़त्म नहीं करते, तो उसके बगैर कोई चारा नहीं है। ग्रॉस रेवेन्यू आपका 9 ट्रिलियन है, नेट रेवेन्यू आपका 7 ट्रिलियन से भी कम होता है, और आपने जो रीपेमेंट्स करनी है सूद की मद में वो 7.3 ट्रिलियन है। बिल्कुल ठीक बात। सज्जाद अनवर साहब, आपकी तरफ आते हैं जनाब। क्रॉनिक इश्यूज को हल किए बगैर क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? मसला अगर IMF का ना भी हो, अगर 25 करोड़ को चलाना है तो ऐसे चलाया जा सकता है जैसे हम चला रहे हैं? यासिर भाई, ये बात हम अपने इस प्रोग्राम में कई दफ़ा कर चुके हैं कि वो जो पिछले 60-70 साल से हमारे मुल्क की इकॉनमी रही है और जो जियोपॉलिटिकल सूरत हाल का कि हम बेनिफिशरी रहे हैं जिसका, वो ख़त्म हो गया। अब हम एक क्रॉस रोड पे ही नहीं बल्कि हम वो पुल अबूर कर चुके हैं। और आप देखें कि IMF क्यों नहीं मान रहा, ये शर्तें, इस तरह की शर्तें कभी भी IMF ने नहीं लगाई थी। अब हमें वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो और नज़र से देख रहा है, हम उनके लिए इस रीजन में आलमोस्ट यूजलेस हैं। तो बेसिकली अब हमारा इन्हिसार जो है वो चीन की तरफ बढ़ रहा है। अगरचे हमारी वजारत खारजा ने ये बार बार कहा है कि हम ब्लॉक्स की सियासत पे यकीन नहीं रखते, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन यही है कि हमें अब अपने आप को सस्टेन करने के लिए और इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए चीन के साथ ही जुड़ना पड़ेगा और इस रीजन के साथ एक तजारत करनी पड़ेगी, सारी इकॉनमी को रीफॉर्मेट करना पड़ेगा। अच्छा, और ये बेसिकली सिर्फ सियासतदानों का ही काम नहीं है, पूरी रियासत की जिम्मेदारी है। अगर आप देखें 79 में चीन ने वो रिफॉर्म्स ना की होती तो आज चीन जो है वो पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है। अगर वो सोशलिस्ट इकॉनमी पे, क्लासिकल सोशलिस्ट इकॉनमी पे अड़ा रहता तो वो रूस की तरह टूट चुका होता। तो हमारे लिए इसमें निशानियां हैं जो अभी ताहिर नईम मलिक साहब ने कहा, सोलंकी साहब ने कहा, अगर हम लोगों ने और इस रियासत ने इस सूरत हाल को भांपते हुए अपनी इकॉनमी को नए तरीके से उस्तवार करने की कोशिश ना की और अपने जो हमारे नेचुरल और जेन्युइन पोटेंशियल्स हैं उनको बुरेकार ना लेकर आए, अगरचे ये एक ऐसी बात नहीं है कि इंस्टेंटली ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें वो विल भी इतनी खास नज़र नहीं आ रही कि अगर हम खुदा न खास्ता इसी तरह हमारी कश्ती डोलती रही और जिस तरह से ये जो IMF पे हमारा इन्हिसार, अभी तक IMF पे इन्हिसार है और हमें मदद जो है वो ये चीन की तरफ से पैसे ना आते तो कितना बड़ा क्राइसिस था इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक तो रीजनल आउटलुक की तरफ आना पड़ेगा, चीन की तरफ आना पड़ेगा, ईरान के साथ वो जो बॉर्डर वाली इकॉनमी है वो दो, और ये जो अजरबैजान का वज़ीर आज़म साहब का विजिट था, इन चीज़ों की तरफ हम जाएंगे और अपना जो हमारा एग्रीकल्चर है, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अपने मुल्क में जो रिफॉर्म्स हैं वो जब तक हम नहीं करेंगे तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब जल्दी से ऐड कर दें। एक फिक्रा ये कहना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट को इस पे पूरी तरह एहसास है कि आप ये देखें कि जो सऊदी अरेबिया और ईरान की रीअप्रोचमेंट हुई उसके बाद फौरी तौर पे ईरान और पाकिस्तान की तजारत, रीजनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम हुए।
रूस के साथ जो एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जी इस वजह से पिछली गवर्नमेंट वो नहीं, उसको हटाया गया, रूस के साथ अब हम अमली शक्ल में रूस का जो खाम तेल है वो पहुंच चुका है। तो एक कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान रीजनल ट्रेड के ज़रिए वो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उन माशी मुश्किलात से निकल के रीजनल ट्रेड की तरफ फोकस करें। उसकी वजह से देखिए एलपीजी जो आपकी 140 रुपए जो है उसमें कमी आई है। कमी, ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना है मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब का, शनीला अम्मार साहब का, आगा इकरार हारून, सज्जाद अनवर साहब का। आज के मौज़ूआत को बड़े ज़बरदस्त तरीके से जनाब आपने समेटा है। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।